गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो अध्याय वर्कशॉप कैलकुलेशन विषय के अंतर्गत फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के लिए जो आज हम शुरू कर रहे हैं उस अध्याय का नाम है चाल एवं वेग। इससे पहले हम जो अध्याय 7 पढ़े थे उसमें द्रव्यमान, भार एवं घनत्व पे आधारित चैप्टर था। उससे हमने सारा जो है थ्योरेटिकल पार्ट देखा। उसके बाद उसमें जितना भी असाइनमेंट था लगभग हम हर तरह के असाइनमेंट में आपको प्रश्न कराए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं से भी असाइनमेंट करने में दिक्कत आती है तो आप जो है व्हाट्सएप पे या जो आपको यूट्यूब पे वीडियो का लिंक शेयर किया जा रहा है वहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं अपना अध्याय चाल एवं वेग। तो चाल एवं वेग में इससे संबंधित कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी परिभाषा जान लेते हैं। और जैसे विरामोत्था, तो विरामोत्था का मतलब सबको पता है कि कोई भी चीज अगर विराम अवस्था में है मतलब कि रुकी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विरामावस्था। जब कोई वस्तु अपने आसपास के वातावरण के संदर्भ में अपना स्थान नहीं बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर कहते हैं। मतलब उसको हम विरामावस्था में बोलते हैं। जैसे ये पेन है तो ये मेरे संदर्भ में क्या है, स्थिर है। मैं इसको देख रहा हूँ, मैं भी अपनी जगह पर फिक्स हूँ, ये भी अपनी जगह पर फिक्स है। तो ये मेरे संदर्भ में अपना स्थान नहीं बदल रही है, इसका मतलब ये क्या है, विरामावस्था में है। इसी प्रकार से जो ब्लैक बोर्ड है जहाँ पे ये पड़ा हुआ है मैं भी अपनी जगह पर पड़ा हूँ, तो मेरे संदर्भ में या यहाँ पे जो भी वातावरण में जो भी चीजें हैं उनके संदर्भ में ये रुकी हुई है तो ये क्या कहा जाएगा, विरामावस्था में कहा जाएगा। ये अपना स्थान नहीं बदल रहा है। गतिशील का मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु अपने आसपास के वातावरण के संदर्भ में एक सीधी रेखा में गतिशील है, जब कोई वस्तु अपने आसपास के वातावरण के संदर्भ में अपना पद बदलता है तो उसे गतिशील कहते हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु अपने वातावरण के संदर्भ में अपना स्थान बदल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गतिशील बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पे स्थिर खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि एक बाइक है वो वहां पे खड़ी थी और फिर वो आगे जा रही है सीधी रेखा में, तो इसका मतलब कि बाइक क्या है, गतिशील है। तो मेरे संदर्भ में या वातावरण के संदर्भ में जो भी वस्तु अपना स्थान बदलती है उसको हम गतिशील बोलते हैं। जैसे अगर मैं पेन को ऐसे थ्रो कर दूं, फेंक दूं, तो अब क्या ये पेन यहाँ पे थी लेकिन जैसे ही मैंने इसको फेंक दिया तो आगे की तरफ बढ़ने लगी। तो इस तरह के जो मोशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गतिशील बोलते हैं। और जो यदि वस्तु सीधी रेखा में गतिशील है तो उसे रेखाकार कहते हैं या सरल रेखा में गति कहते हैं। और यदि वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आपने मैरी गो राउंड वाला झूला देखा होगा जो गोल गोल घूमता है, तो किस प्रकार से गति होती है, उसमें वृत्ताकार गति होती है। और जो ट्रेन है वो सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीधी रेखा में गति या रेखाकार गति बोलते हैं या सरल गति बोलते हैं। अब जो चीज गोलाई में घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार पथ से चलती है, मतलब उसका रास्ता कैसा है, वृत्ताकार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। अब ये आता है कि चाल से संबंधित नियम क्या है। चाल से संबंधित नियम, तो पहला है कि विस्थापन क्या होता है। तो जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है तो उसका विस्थापन आरंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट ए है और ये एक बिंदु बी है। अब ये आरंभ बिंदु है, ये क्या है, अंतिम बिंदु है। तो इसको हम लिख देते हैं कि ये जो है आपका आरंभ बिंदु है और ये क्या है, अंतिम बिंदु है। तो मान लीजिए कोई बॉडी था या कोई वस्तु थी जो यहां से ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है। तो अगर पूछा जाए कि इस वस्तु का विस्थापन कितना होगा, तो मान लीजिए कि पहले ये वस्तु जो है 5 किलोमीटर गई है, फिर ये कितना गई है, 5 किलोमीटर, फिर ये कितना गई है, 5 किलोमीटर। तो अगर पूछा जाए कि इस वस्तु का विस्थापन कितना है तो हमें बस ये देखना होगा कि ये अपने आरंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक एक सीधी रेखा में कितना दूरी तक गई है। मतलब अपने आरंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक एक सीधी रेखा में, मतलब ए से बी तक हम एक सीधी रेखा मिला देंगे और देखेंगे कि ये कितनी दूरी है। तो आप देखिए ये जो 5 किलोमीटर है वहीं तो ये सीधी रेखा में भी तो यही दूरी 5 किलोमीटर भी होगा। इसका मतलब कि विस्थापन कितना हो गया, 5 किलोमीटर।
तो जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है तो उसका विस्थापन आरंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी होता है। तो यहाँ पे अगर कोई वस्तु थी ए से बी तक, ये इस पाथ से मतलब इस रास्ते से ऐसे ऐसे करके गई है, तो अगर हमें ए से बी तक इसका विस्थापन देखना है तो हम ए से बी तक एक सीधी रेखा खींच देंगे और देखेंगे कि ये दूरी कितनी है, तो यही इस वस्तु का विस्थापन कहलाएगा। अब दूसरा जो इसमें शब्द आता है वो दूरी। तो अच्छा, विस्थापन में आपको एक चीज और बता देते हैं कि विस्थापन जो है वो सदिश राशि होता है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब ये है कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है तो उनको हम सदिश राशि बोलते हैं, और ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम अदिश राशि बोलते हैं। तो विस्थापन हमारा क्या है? सदिश राशि है। इसको लिख लीजिएगा, विस्थापन सदिश राशि है। अभी मैं सदिश राशि और अदिश राशि को कैसे पहचानते हैं इसका पहचानने का एक तरीका बताऊंगा जो कि बहुत ही जबरदस्त होगा। उससे आप किसी भी राशि को बता सकते हैं कि वो सदिश होगा कि अदिश होगा। दूसरा जो टर्म है इसमें कि दूरी, तो जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है तो कुल यात्रा की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब देखिए, इस वाले पद को समझाने के लिए, दूरी को समझाने के लिए मैं यही डायग्राम आपसे लेता हूं। अब देखिए, अगर ए से बी तक कोई वस्तु गई है, ठीक है, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु थी, इस स्थान से इस स्थान तक कोई वस्तु चली आई है, तो ये जो यात्रा हुआ ये ऐसे गई है, फिर ऐसे गई है, फिर ऐसे गई है। तो कहा क्या जा रहा है कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है तो कुल यात्रा की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो ये यात्रा इसमें कितनी है कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और ये 5, 15 किलोमीटर। तो ए से बी तक की दूरी अगर कितना हो गया, अगर दूरी पूछा जाए तो कुल यात्रा की लंबाई को हम दूरी बोलते हैं। तो दूरी कितना हो गया? 15 किलोमीटर। तो दूरी जो है आपका कैसी राशि होता है? अदिश राशि है। दूरी जो है अदिश राशि। और देखिए, विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर ही होता है और दूरी का भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो विस्थापन का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है? एमकेएस सिस्टम में इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, केवल मीटर। अब मैं आपको समझाने के लिए कि सदिश और अदिश में अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे, तो वो देख लीजिए। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि एक वस्तु 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए कि उस वस्तु ने, अगर ये कहा जाए कि एक वस्तु 5 किलोमीटर जाती है फिर 5 किलोमीटर जाती है, तो बताइए उस वस्तु की दूरी कितनी है। तो आपसे दूरी पूछा जा रहा है और आपसे कहा यह जा रहा है कि एक वस्तु 5 किलोमीटर पहले जा रही है, फिर 5 किलोमीटर जा रही है। तो आपसे जब दूरी पूछा जा रहा है तो आप दूरी चूंकि अदिश राशि है, तो पहले जो दूरी चली गई है और बाद में जो दूरी चली गई उनको हम जो है, जो अंक गणित का नियम होता है वैसे ही जोड़ देते हैं। मतलब 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर हो जाएगी। जैसे अगर ये कहा जाए कि एक वस्तु ए है, कोई एक वस्तु है ए, ये पहले 5 किलोमीटर चली और फिर 5 किलोमीटर चली, तो बताइए कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना है। तो दूरी क्योंकि अदिश राशि होती है और अदिश राशि में हम परिमाण को सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो परिमाण क्या है? 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, इनको हम जोड़ देंगे तो कुल दूरी कितना हो गया? 10 किलोमीटर। तो हमें दूरी कितना मिल गया? कुल टोटल दूरी हमें मिल गया 10 किलोमीटर। लेकिन अगर ये कहा जाता कि एक वस्तु 5 किलोमीटर गई है और फिर 5 किलोमीटर गई है, तो बताइए कि उसका विस्थापन होगा, विस्थापन कितना होगा? तो चूंकि विस्थापन सदिश राशि है तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि उसका विस्थापन कितना होगा। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि उसका जो विस्थापन आप 2 बार में बता रहे हैं वो किस किस दिशा में रहा है, तभी हम बता पाएंगे कि उसका विस्थापन जो है कितना हुआ है। उदाहरण के लिए मैं ये बता रहा हूं कि जैसे आपको ये कहा गया कि एक वस्तु 5 किलोमीटर गया है फिर 5 किलोमीटर गया है,
मतलब एक वस्तु 5 किलोमीटर चली है, फिर 5 किलोमीटर चली है, तो उसका विस्थापन बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि एक वस्तु है और ये 5 किलोमीटर चली है, 5 किलोमीटर, और फिर कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर चली है, तो हो सकता है कि ये वस्तु यहाँ से आगे भी चली हो 5 किलोमीटर। तो अगर ये दोनों जो इसकी यात्रा हुई है, अगर एक सीधी रेखा में रहा होगा, तो इसका विस्थापन तब तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि ये वस्तु 5 किलोमीटर जाने के बाद वापस घूम आई हो सकता था। अब ये हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे दिशा इसको बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर यहाँ पे गया और फिर वापस लौटा है, मतलब दिशा किसकी क्या हो गई? बदल गई। तो दिशा बदल गई तो विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया, क्योंकि 5 किलोमीटर इधर गया, 5 किलोमीटर इधर आया, तो विस्थापन कितना हो गया? शून्य हो गया। और जब भी कोई वस्तु सदिश राशि होती है, जब भी कोई राशि सदिश होती है, तो उसका जो हम परिमाण निकालते हैं वो वेक्टर के नियम से निकालते हैं। और वेक्टर का नियम क्या कहता है कि उसमें डायरेक्शन का जो है बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर सीधी रेखा में विस्थापन था, फिर 5 किलोमीटर विपरीत दिशा में विस्थापन था। तो विपरीत दिशा में अगर कोई विस्थापन हो रहा है तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? एक का प्लस लेंगे, एक का माइनस लेंगे। तो एक 5 किलोमीटर प्लस था, दूसरा 5 किलोमीटर माइनस था, तो विस्थापन कितना हो गया? शून्य हो गया। तो यहाँ पे देखिए दो केस बना ना, दो स्थितियां बनी कि अगर ये कहा जाए कि एक वस्तु 5 किलोमीटर जा रही है, फिर 5 किलोमीटर जा रही है, और बताइए कि विस्थापन कितना है। तो ये बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि उस वस्तु ने जो यात्रा तय की है वो किस दिशा में गई है। हो सकता था कि वो 5 किलोमीटर जाने के बाद फिर उसी दिशा में 5 किलोमीटर गई हो, तब तो उसका विस्थापन 10 हो जाता है। लेकिन 5 किलोमीटर जाने के बाद अगर वापस वो मुड़ कर आती, तब विस्थापन कितना हो जाता? शून्य हो जाता। या यह भी हो सकता था कि ये 5 किलोमीटर इधर जाने के बाद 5 किलोमीटर ऐसे गई हो, तब इसका कैसे निकालेंगे? आपका ट्राइंगल का जो नियम होता है पाइथागोरस का, उससे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका परिमाण क्या हो जाता है? तो ये जो वेक्टर AC होगा वो किसके बराबर होगा? AB प्लस BC के बराबर होगा। तो ये जो परिमाण आएगा वो वेक्टर के नियम से आएगा, और इसको कैसे जोड़ेंगे? आपका जो पाइथागोरस का नियम है उससे जोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये 5 है और ये भी 5 है मैग्नीट्यूड में, तो ये कितना हो जाएगा? हम कैसे जोड़ते हैं इसको? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और टोटल पे क्या लग जाएगा? 20 लग जाएगा। तो 50 25 और 50 25 कितना हो जाएगा? 50। तो 50 का मतलब क्या हो जाएगा कि 5 कड़ी में 2, तो विस्थापन टोटल कितना हो जाएगा? 5 कड़ी में 2। तो देखिए, अगर बताने का मतलब ये था कि जब जानकारी सदिश राशि के बारे में बात होगी, तो सदिश राशि में जो महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि आपको दिशा बताना जरूरी होता है। अगर आप दिशा बताएंगे तो वहां से वेक्टर का नियम लगा करके उसका जो मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण निकाला जाएगा, और जब अदिश राशि होगी तो हम उसको सीधे सीधे जोड़ या घटा सकते हैं। लेकिन जब वो वेक्टर राशि होगी, सदिश राशि होगी, तो वहां पे दिशा बताना जरूरी होगा, तभी हम उसका परिमाण बता पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सदिश राशि और अदिश राशि पहचानने का गुण धीरे धीरे आ जाएगा। जब भी आप किसी भी राशि के बारे में अगर आपको पता करना है कि सदिश होगा कि अदिश होगा, तो उसको इसी आधार पे आप सोचिए और आपको सीधे सीधे उसका उत्तर मिल जाएगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो वेग है। वेग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। यह क्या कहा है कि वेग क्या है? यह दी गई गतिशील दिशा में वस्तु के विस्थापन की दर है। तो जो वेग है वो क्या है? विस्थापन की दर। मतलब जैसे कि एक कोई वस्तु थी, वो 5 किलोमीटर पहले गई है और फिर 5 किलोमीटर आई है, तो सबसे पहले अगर हमें वेग निकालना है तो वस्तु का हमें विस्थापन चाहिए होगा, और विस्थापन हमें तभी पता चल पाएगा जब उसका जो गति करने की दिशा रही है, दोनों बार हमें गति की दिशा मालूम हो। तो वेग जो होता है वो विस्थापन की दर होता है, मतलब एकांक समय में वस्तु कितना दूर विस्थापित हुई है, इसको हम वेग कहते हैं। और इसे व्यक्त करने के लिए मात्रा के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रा का मतलब क्या होता है, परिमाण, और दिशा का, मात्रा के साथ साथ दिशा की भी जरूरत हो रही है, इसका मतलब कि एक कैसी राशि हो गई, सदिश राशि होगी। तो वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। और वेग के लिए सूत्र क्या बनता है, विस्थापन बटे में समय। अगर किसी वस्तु का विस्थापन 10 मीटर है 2 सेकंड में, तो हम 10 मीटर ऊपर लिखेंगे और समय को 2 नीचे लिख देंगे, तो एकांक समय में वस्तु का हमें विस्थापन पता चल जाएगा। तो यहां से विस्थापन का मात्रक अगर आप एमकेएस पद्धति में निकालना चाहते हैं, तो इसी सूत्र की मदद से आप एमकेएस पद्धति में वेग का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए जो वेग है, वेग के लिए हमने लिखा क्या कि विस्थापन बटे में समय। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसी फार्मूले से हमें यह पता चल गया कि वेग का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। और वेग को किलोमीटर प्रति घंटा में भी प्रदर्शित किया जाता है। हम अपने सामान्य लाइफ में वेग को किलोमीटर प्रति घंटा में ही व्यक्त करते हैं। जैसे ट्रेन की स्पीड हो गई तो किलोमीटर प्रति घंटा में बोला जाता है, या कभी कभी आप माइल पर हावर भी सुनते होंगे, मतलब मील प्रति घंटा भी सुना जाता है। अब आते हैं चाल के बारे में देखते हैं। तो चाल और वेग एक ही जैसा है, मतलब ये, लेकिन इसमें अंतर क्या आ जाता है कि ये जो है सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। स्पीड के बारे में देख लीजिए, चाल के बारे में, या वस्तु में दूरी परिवर्तन की दर है। मतलब कि कोई वस्तु किसी भी समय अंतराल में कितना दूरी चल रही है, इसी के जो है परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई वस्तु 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो उसका चाल कितना हो जाएगा, टोटल दूरी बटे में टोटल समय। तो 20 किलोमीटर बटे में 2 घंटा, तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति इकाई समय में यात्रा की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। और इसके लिए सूत्र क्या बनता है, दूरी बटे में समय। मात्रा के लिए क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड। एमकेएस पद्धति में मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। बाकी प्रचलित जो मात्रक है, किलोमीटर प्रति घंटा भी है और मील प्रति घंटा भी है। तो ये रहा अच्छा चैप्टर, और इससे आगे की जो वीडियो है उसे अपलोड और किया जाएगा, और इससे आगे के जो भी संबंधित वेग से संबंधित थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी आपको बताया जाएगा। प्लस इसमें असाइनमेंट निमी की किताब से भी कराया जाएगा, और साथ ही साथ आर्यन से ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। तो अगर आपको यहाँ तक कुछ भी नहीं समझ में आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें। और आपको देखने के लिए धन्यवाद।